Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal. Today Hello everyone, welcome back. I am Mrs. Reena Dalal and today we will start our chapter 3 of history. We have already done our chapter 1 and chapter 2 of history and now we will start our chapter 3 of history. The name of this chapter is Ruling the Countryside. What is the name of chapter? Ruling the Countryside. Here what is the meaning of the countryside? Countryside means rural areas. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था अपनी कंट्री के अंदर, उस टाइम पे जो कंट्री साइड है, जो रूरल एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ में हम विलेजेस की बात करते हैं। विलेजेस के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने ऐसे कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जिनकी हेल्प से क्या है, विलेजेस के अंदर उन्होंने रूल किया। ओके, सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे द कंपनी becomes the diwan. The company becomes the diwan. अब ये दीवान क्या होता है? ओके, दीवानी राइट्स होते हैं। दीवानी राइट्स, जिस भी पर्सन या जिस भी कंपनी के पास दीवानी राइट्स होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? दीवान। अब ये दीवानी राइट्स क्या होती है? दीवानी राइट्स मीन्स राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो भी टैक्स वगैरह लगाया जाता है उसके लिए जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, जो पैसा कलेक्ट किया जाता है, उसका राइट जिसके पास होता है उसको क्या बोलते हैं? दीवानी राइट। और दीवानी राइट्स जिसके पास होते हैं उसको क्या बोलते हैं? दीवान। अब मैंने क्या बताया आपको? द कंपनी बिकम्स द दीवान। हम किस कंपनी की बात करें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दीवान कैसे बनी और किसने इसको दीवान बनाया, पहले हम ये देखेंगे। इन चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री आई टोल्ड यू बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर व्हेन इट वॉज फॉट इन 1764। ये बैटल कब हुई? इन 1764। किसके बीच में हुई ये बैटल? मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में क्या है? ये बैटल होती है। जो मीर कासिम थे, इनका साथ देने के लिए उस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे, मुग़ल एम्परर, जो दिल्ली के मुग़ल एम्परर थे शाह आलम II, इन्होंने मीर कासिम का साथ दिया था इस बैटल के अंदर। बट इसके क्या रिजल्ट निकल के आए? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने क्या किया? मीर कासिम को भी डिफीट कर दिया और साथ में जो मुग़ल एम्परर थे उनको भी डिफीट कर दिया। अब डिफीट करने के बाद रिजल्ट क्या आया? जो भी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने क्या किया? जो मीर कासिम, जो बंगाल के नवाब थे, वहाँ से इनको हटा दिया और जो मीर जफ़र थे उनको वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब जो मुग़ल एम्परर है, इनको जो डिफीट किया तो इनके साथ क्या किया? ओके, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या कहा? जो मुग़ल एम्परर है उससे क्या कहा कि आप जैसे दिल्ली के आप एम्परर हो, आपके अंडर में बहुत बड़ा एरिया है, आप रूल कर रहे हो, लेकिन हमें आपके रूल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉन्टिन्यूस जो है अपना रूल आगे कर सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने अपनी एक डिमांड रखी। ये डिमांड किसके सामने रखी? मुग़ल एम्परर के सामने। और इस डिमांड में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या कहा? उस टाइम पे बंगाल प्रोविंस, जैसे आज हम स्टेट की बात करते हैं उस टाइम पे प्रोविंस होते थे और इसमें काफ़ी बड़ा एरिया होता था। बंगाल जो प्रोविंस है इसका एरिया कहाँ तक था? बंगाल, बिहार और ओडिशा, ये जो पूरा एरिया है ये क्या था? ये बंगाल प्रोविंस। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने डिमांड की कि जो भी बंगाल प्रोविंस है इसके जो दीवानी राइट्स है वो हमें दे दिए जाए। किसने डिमांड की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किससे डिमांड की? जो मुग़ल एम्परर थे उनसे डिमांड की। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है? ट्रीटी।
ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी होता है एग्रीमेंट होना, जो ये मुग़ल एम्परर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसके अंडर में जो दीवानी राइट्स है, जो बंगाल प्रोविंस के जो भी ये दीवानी राइट थे, ये किसको दे दिए गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। अब आगे क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1764। तो जो कंपनी है वो दीवान कब बनती है? ऑन 12 अगस्त 1765 को। इस दिन क्या है, जो मुग़ल एम्परर है उन्होंने जो दीवानी राइट है वो किसको दे दिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। द मुग़ल एम्परर अपॉइंटेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओके एज द दीवान ऑफ द बंगाल प्रोविंस। अब क्या है, इस टाइम पे जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ओके जो रॉबर्ट क्लाइव है उन्होंने क्या है, ये दीवानी राइट जो मुग़ल एम्परर है उनसे लिए। इसके लिए जो है एक ओकेजन जो है रखा गया, अच्छे से इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया गया। लेकिन उस टाइम पे जो ये एक्चुअल ये इवेंट जो हुआ वो किसी अलग जगह पर था। पहले आप ये पिक्चर देखिए स्क्रीन पर, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, यही ओकेजन दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव ये क्या करे पिक्चर के अंदर, जो मुग़ल एम्परर है उनसे दीवानी राइट ले रही है। देखिए ध्यान से देखिए, लेकिन ये जो पेंटिंग है इसमें इस ओकेजन को बहुत ही मैजेस्टिक, बहुत ही शानदार दिखाया गया है, जबकि एक्चुअल में ये जो इवेंट कहाँ हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के एक टेंट में हुआ था और वहाँ पर कुछ इंग्लिशमैन और कुछ इंडियंस वहाँ पर प्रेजेंट थे। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव है वो इस इवेंट को मेमोरेबल बनाना चाहते थे, अपनी लाइफ में यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, एक पेंटर को हायर किया और उससे ऐसी मैजेस्टिक जो पेंटिंग है वो बनाने के लिए ऑर्डर दिया। ओके, रियल में ये जो इवेंट है ये जो रॉबर्ट क्लाइव है उनके टेंट में किया गया था। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या है, दीवान बन चुकी है, इसको दीवानी राइट्स मिल चुके हैं। तो कंपनी क्या है, इट बिकम्स चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनता है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। अब क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है तो इसके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो कौन कौन सी आती है, क्या किया था इन्होंने, इनकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड। एक तो लैंड को एडमिनिस्टर करना था, मेस जैसे जो भी फार्मर्स है, पीजेंट्स है, जो भी वो अपनी क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, उनका ध्यान रखना होता था कि उनको जो वाटर है इरिगेशन के लिए अच्छे से मिलता रहे, क्योंकि जब क्रॉप्स अच्छी होंगी तभी पीजेंट्स जो टैक्स है वो अपना पे कर पाएंगे। इस वजह से जो सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू सोर्सेस, जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ऑर्गेनाइजिंग इट्स रिवेन्यू सोर्सेज मीन्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अपने जो रिवेन्यू रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करना था। किस वजह से, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते थे। अब जब कंपनी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है तो इसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है।
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो कौन कौन सी है। फर्स्ट क्या था, एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड, और सेकंड क्या था, ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेस। फर्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग द लैंड, जहाँ पर भी पीजेंट्स है, फार्मर्स है, जिस भी लैंड पर वो क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसको अच्छे से मेंटेन करना। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। किस वजह से, क्योंकि अगर जो फार्मर्स है उनकी नीड्स पूरी होती, जैसे कि उनको जो वाटर है वो प्रॉपर वे में मिलता है ताकि वो अपनी क्रॉप्स को इरिगेट कर सके, तो क्या है, उनकी क्रॉप अच्छी होगी तो उनके पास क्या है, फिर पैसे आएंगे और पैसे से ही वो पे टैक्स कर पाएंगे। इस वजह से ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज, जो कंपनी है उसको उसके जो भी रेवेन्यू रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करके रखना था। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किसकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमें हमेशा ये याद रखना है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये क्या थी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ये यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई थी इंडिया के अंदर, इसलिए क्या है, ये क्या करती थी, सेलिंग और बाइंग। जो गुड्स थी, जो सामान था, उसको बेचना और ख़रीदना इसका काम था, क्योंकि एज अ ट्रेडर ये यहाँ पर आए थे। और इनका क्या मेन मोटिव था, टू अर्न प्रॉफिट। अब साथ में इन्होंने यहाँ पर अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज भी ऑर्गेनाइज किए। इनका भी मेन मोटिव क्या था, टू अर्न प्रॉफिट को मैक्सिमम करना इनका मेन मोटिव था। ओके, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कहाँ से आई थी, यूरोप से आई थी। ये कोई यहाँ की लोकल कंपनी नहीं थी। ओके, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने यहाँ पर एक एक्सपीरियंस किया। उन्होंने क्या फील किया, एन एलियन पावर। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने फील किया कि हम यहाँ पर एक एलियन पावर है। एलियन होता है आउटसाइडर, मीन्स हमारी कंट्री की नहीं थी ये कंपनी, ये जो है यूरोप से आई थी, कि हम यहाँ पर एलियन पावर है, इसलिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू पैसिफाई दोस who ruled countryside in the past. Okay, to pacify those who ruled countryside in the past मीन्स इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि हम यहाँ पर एलियन पावर है, इस वजह से कंट्री साइड में पहले जो रूल करते थे, जो रूरल एरियाज़ पर रूल करते थे, उनको पैसिफाई करना, उनको सेटिस्फाई करना, उनको कन्वेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम एलियन पावर है। मीन्स अगर ये सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हो सकता है यहाँ की जो भी पब्लिक है वो प्रोटेस्ट कर दे। इस वजह से क्या है, इन्होंने ये बात फील की और इनका मानना था कि जो भी ऐसे पर्सन्स जो पहले क्या है कंट्री साइड को रूल करते थे उनको एंटायरली इलिमिनेट नहीं किया जा सकता था। इलिमिनेट क्या होता है, रिमूव फ्रॉम पावर, उनसे पावर छीन लेना, क्योंकि इनको डर था कि अगर हमने टोटली इनको यहाँ से रिमूव कर दिया, इलिमिनेट कर दिया, तो हो सकता है यहाँ की जो पब्लिक है वो हमारा प्रोटेस्ट कर दे। ओके, next thing that we will discuss in this chapter is revenue for the company. Next is revenue for the company. अब मैंने जैसे आपको क्या बताया, जो कंपनी है वो अब दीवान बन चुकी थी। ओके, दीवानी राइट्स इसको मिल चुके थे। अब जो कंपनी है वो क्या चाहती थी, इट वांटेड अ लार्ज रेवेन्यू इनकम। ओके, क्योंकि इनका मेन मोटिव ही क्या था, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। साथ में मैंने आपको बताया ये यहाँ पर क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ट्रेड का भी मेन मोटिव क्या था, टू अर्न प्रॉफिट। ओके, लेकिन एज अ ट्रेडर ये यहाँ इंडिया के अंदर आए थे, इसलिए इन्होंने कोई भी रेगुलर सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया। किस चीज़ के लिए, जो भी टैक्स से रिलेटेड, जो भी असेसमेंट या फिर जो कलेक्शन होता था यहाँ पर टैक्स का, उसके लिए इन्होंने कोई भी रेगुलर जो सिस्टम है
वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। इसका भी एक रीज़न था। मान लो कोई भी एक पर्सन है, अगर वो जॉब करने किसी दूसरी कंट्री में जाता है, उसका भी मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। वहाँ जाकर वो जॉब करता है या कोई बिजनेस करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर अपनी परमानेंट प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर जो है ख़रीद ले और जो भी उसको चीज़ें चाहिए वही सारी जो है अपनी अरेंज करे, क्योंकि उसको पता है क्या पता कब यहाँ से जाना पड़ जाए। ओके, ऐसा ही सेम क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एज अ ट्रेडर यहाँ पर आई थी, इसलिए उनको पता था कि हमारा मेन मोटिव तो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। और इसलिए उन्होंने कोई भी ऐसा जो रेगुलर सिस्टम है जो लॉन्ग टाइम तक चले वो उन्होंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया था। किस लिए? फॉर द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ द टैक्स। ओके, अब क्या है, जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैंने आपको बताया दीवानी राइट्स मिल गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ये अर्न करना चाहते हैं। तो अब क्या होता था, परचेजिंग ऑफ गुड्स, इंडिया से जो भी सामान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से खरीदती थी, इसके लिए पहले क्या है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी कंट्री से गोल्ड या फिर सिल्वर लेके आते थे और उनकी हेल्प से इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पर सामान खरीदते थे, गुड्स क्या है परचेज करते थे। लेकिन अब इनको क्या मिल गई, इनको दीवानी राइट्स मिल गई। दीवानी राइट्स मिलने के बाद इन्होंने यहाँ जो इंडियंस थे उन्हीं के ऊपर टैक्स लगाया। ओके, उनसे पैसा लिया, कलेक्ट किया एज अ रिवेन्यू, और उसी पैसे से यहाँ के लोगों की क्या है जो गुड्स थे उनको परचेज कर लिया, उनको खरीद लिया, और अपनी कंट्री से अब इन्होंने जो गोल्ड और सिल्वर है उसको लाना कर दिया बंद। यहाँ के लोग, यहाँ का पैसा, यहाँ का सामान, इन्होंने सभी चीज़ों को ऐसे यूज़ किया। ओके, इससे अब जो गोल्ड और सिल्वर है उसका इन्फ्लो जो पहले इंडिया के अंदर हो रहा था वो अब क्या है, कम हो गया। अब ये जो दीवानी राइट दिए गए, इनके इम्पैक्ट हम पढ़ेंगे। इसके कुछ क्राइसिस, कुछ डिफ़िकल्टीज फेस हुई, और कहाँ पर, बंगाल इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट इफ़ेक्ट रहे बंगाल इकोनॉमी। कैसे? अब ये जो क्राइसिस थे या जो दीवानी राइट है उनके जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट मीन्स इफ़ेक्ट, इसका जो इफ़ेक्ट है वो किसके ऊपर ज़्यादा हुआ? फर्स्ट थिंग, आर्टिशंस जो हैंडमेड गुड्स बनाते थे, जो ब्रिटिश है उसको बहुत ही लोअर प्राइस पर परचेज करते थे, अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे और वहाँ पर हायर प्राइसेस पर उसको बेच के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते थे। सेकंड क्या था, पीजेंट्स, जो भी पीजेंट्स थे इनके ऊपर क्या है, टैक्स लगाया गया था, और अगर कभी इन पीजेंट्स की जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते किसी भी वजह से, तब भी जो टैक्सेस हैं उनकी रेट को लो नहीं किया जाता था, इनके ऊपर क्या है, हाई टैक्सेस लगाए गए। ओके, इस वजह से क्या है, आर्टिशंस और जो पीजेंट्स हैं बहुत ही बुरे सफ़र रहे इस चीज़ के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेजर्टिंग द विलेजेस, इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने गांव को खाली करना शुरू कर दिया, अपने गांव को छोड़कर कहीं और जाना इन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारी क्रॉप अच्छी हो ना हो लेकिन हमें टैक्स उतना ही पे करना पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारे जो आर्टिशंस है, पीजेंट्स है, तंग आकर उन्होंने जो विलेजेस है उनको छोड़ना, डेजर्ट करना क्या है, शुरू कर दिया गया। एक और कंडीशन यहाँ पर रही, फैमिन इन 1770, इस ईयर में क्या हुआ, बंगाल के अंदर एक फैमिन आता है, एक अकाल पड़ जाता है। अकाल क्या होता है, लैक ऑफ रेनफॉल। ओके, सूखा पड़ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, जो पीजेंट्स हैं उनकी जो क्रॉप है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, फूड भी नहीं है इवन खाने के लिए, ऊपर से उनको टैक्स पे करना है। ओके, इस वजह से स्टारवेशन जैसी कंडीशन यहाँ पर जो है अराइज हो गई। स्टारवेशन क्या होता है, डाई फ्रॉम हंगर, भूख से मर जाना। इस कंडीशन की वजह से यहाँ पर क्या है, इस टाइम पे जो ये बंगाल था इसकी जो टोटल पॉपुलेशन थी अराउंड 30 मिलियन थी, अराउंड 30 मिलियन, और इसमें से जो 10 मिलियन पीपल हैं वो क्या है, उनकी डेथ हो गई। ओके, इस फैमिन की वजह से जो 1770 में आया था।
मैंने आपको बताया जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको दीवानी राइट्स कब मिले या ये दीवान कब बनी? 1765 में। इसके 5 इयर्स बाद 1770 में क्या है, यहाँ बंगाल के अंदर एक फैमिन, एक अकाल पड़ा था जिसके अंदर 10 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। मीन्स जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका जो 1/3 पार्ट ये ख़त्म हो गई इस फैमिन के अंदर। ओके, इसका भी काफ़ी बुरा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब जो ब्रिटिश है उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इंडियंस हैं उन्होंने जो विलेज हैं उनको डेजर्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे जो ऐसे पर्सन्स हैं जिनकी डेथ हो गई है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या सोचा कि हमें क्या है, प्रॉफिट तो हमें चाहिए, हम जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट हमें मिला है हम उसको नहीं छोड़ सकते और हमें अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम इसके लिए अब कोई दूसरा सिस्टम जो है अडोप्ट करेंगे और इसके लिए कुछ नई नई जो पॉलिसीज़ है जो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बट वी विल डिस्कस ऑल दिस टाइप ऑफ पॉलिसीज़ इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।